हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। मैं आपको करा रही थी 6th क्लास की साइंस के चैप्टर्स, जिसमें कि आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है जी हाँ, जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है। चैप्टर का नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, यानी कि जो जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं और वो किस प्रकार के सराउंडिंग में, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ठीक है, आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ कि चैप्टर में है क्या। डिफरेंट रीजन इन द वर्ल्ड हैव वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग क्रीचर्स कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमारे एनवायरनमेंट हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, जहाँ की अलग अलग प्रकार के जीव जंतु क्रीचर्स रहते हैं और सरवाइव करते हैं। इवन द ओपनिंग्स ऑफ वॉल्केनो हैव टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इवन आवर होम्स आर नॉट डिवॉइड ऑफ दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो वॉल्केनो के जो ओपनिंग्स होते हैं ना, जो ज्वालामुखी के जो ओपनिंग होते हैं, वहाँ पर भी छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं। हमारे घर में भी कुछ हमको दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, है ना। हर प्रकार के जीव जंतु जो हैं हमारे आसपास के एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। एवरीथिंग दैट वी सी सराउंडिंग अस, लिविंग, नॉन लिविंग, फिजिकल, केमिकल एटसेट्रा इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। यानी कि हमारे आसपास का जो भी वातावरण है ना, चाहे वो लिविंग चीज़ है या फिर नॉन लिविंग है, फिजिकल है, केमिकल है, कोई भी चीज़ है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लर्न करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अब एनवायरनमेंट में हमारे दो प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला तो होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। दोनों को हम एक एक करके समझेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों को हम कैसे समझेंगे। दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लोरा या फौना, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, है ना, जिनमें जान है, उनको हम क्या कह रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दी हुई है आपको बायोटिक कंपोनेंट्स की। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी जो चीज़ें हैं जो जीवित हैं, चाहे वो हमको दिखती हैं या बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम अपनी आइज़ से नॉर्मली नहीं देख सकते, वो सारे क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। अब हम देखेंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हम किनको कहेंगे। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम लाइक सॉइल, वाटर, एयर एट्सेट्रा आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें कि जो कि सिंपल भाषा में कहें तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। ठीक है बात, जैसे कि वाटर, एयर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एबायोटिक। देखिए पिक्चर्स में भी मैंने आपको समझाया है। सॉइल, वाटर, लाइट, ठीक है, टेम्परेचर, एयर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स है। ये कहीं ना कहीं से हमको प्रभावित करती हैं, हर तरीके से हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, बट ये एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। नेक्स्ट आप देखिए कि हम हैबिटेट वर्ड जो है उससे हम क्या समझते हैं। ठीक है, द रीजन और द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज टर्म्ड एज इट्स हैबिटेट। यानी कि जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहा है ना, जिस भी एरिया में, उसे क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसका आवास कहते हैं, जहाँ की वो रह रहा है। हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इट नीड्स टू सर्वाइव, लाइक food, shelter, proper weather conditions such as rainfall, heat, etc. to breed and flourish। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हैबिटेट वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है।
है ना, उसको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराता है जो कि उसके जीने के लिए ज़रूरी है। यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो वेदर होती है उस वहाँ पे, उसको फूड, शेल्टर, सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कराता है। क्या? हैबिटेट उसको, उस ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप हैबिटेट भी समझ गए। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु जिनके कि हम हैबिटेट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो हमारे कोर्स में है। ठीक है, पहले हम देखेंगे कैमल। आइए कैमल के बारे में देखते हैं। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखा हुआ है, दिख रहा होगा कि कैमल के क्या हैं, लॉन्ग लेग्स हैं, है ना, लंबे पैर हैं, जो कि उसको सैंड, जैसा कि आप जानते हैं डेजर्ट में जो सैंड होती है बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि डेजर्ट में, रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिस कारण से सैंड जो है वहाँ की बहुत हीट हो जाती है। तो उसी हीट से बचाने के लिए इनके लेग्स क्या होते हैं, लंबे होते हैं, सो दैट उनकी बॉडी तक ज़्यादा हीट ना पहुँचे। ठीक है, एक्सक्रीट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन, ये यूरिन भी स्मॉल क्वांटिटी में ही एक्सक्रीट आउट करते हैं। दे डू नॉट स्वेट, ये स्वेट भी बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं। एंड देयर डंक इज़ ड्राई, कैन लिव विदाउट वाटर फ्रॉम फॉर मैनी ईयर्स एज फॉर मैनी डेज एज देयर बॉडी लूज लिटिल वाटर। ठीक है, और इनका जो डंक होता है, ठीक है, वो भी ड्राई ही होता है और ये बहुत ही कम जो है वाटर लूज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा इनका डंक भी ड्राई है, यूरिन भी ये कम पास करते हैं, स्वेट भी नहीं करते, तो इनको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनकी बॉडी ऐसी बनाई है, ऐसी बनी हुई है कि ये किस तरीके के हैबिटेट में, जो हैबिटेट में ये रह रहे हैं, कैसे हैबिटेट में रह रहे हैं, ये रह रहे हैं डेजर्ट वाले हैबिटेट में। तो डेजर्ट वाले हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए इनकी बॉडी ऐसी बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फिश। अब फिश का क्या हैबिटेट होता है? फिश का हैबिटेट होता है वाटर। ठीक है, या फिर वाटर बॉडीज, जहाँ पर भी वाटर बॉडीज होंगी वहाँ पर फिश पाई जाएंगी। द स्ट्रीमलाइन शेप हेल्प्स टू मूव ईजिली इन वाटर। अब स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है? ये जो लंबा सा लेटरल जो शेप होता है उसको हम स्ट्रीमलाइन शेप कह रहे हैं, जो कि पानी में तैरने के लिए जो है बहुत इजी होता है उसको, ऐसा शेप। प्रेजेंस ऑफ स्लिपरी स्केल्स। अब ये देखिए, ये जो बॉडी है इस एरिया को क्या कह रहे हैं? स्लिपरी स्केल। ये जो स्लिपरी स्केल है इसकी वजह से क्या है, जो तैरने में जो फिश होती है उसको तैरने में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गिल्स हेल्प इन यूटिलाइजिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए जो फिश का ये पार्ट होता है, यहाँ होते हैं गिल्स। ठीक है, गिल्स जो कि उसको ऑक्सीजन के इनटेक में, यानी कि सांस लेने में ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हम लंग से सांस लेते हैं, वैसे फिशेस क्या है, गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए वो उनके लिए ज़रूरी है। फ्लैट फिन्स एंड टेल हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन इन वाटर। ये देखिए, ये जो फिन्स हैं, ये जो यहाँ पे पंख हैं, उनको हम फिन्स कह रहे हैं, और जो टेल होती है ये किस में हेल्प करती है? फिश को आगे बढ़ने में, या फिर उनको जो तैरने में है उनको मदद करती है। तो आपने देखा कि फ़िश की बॉडी कैसे डिज़ाइन करी गई है कि वो वाटर हैबिटेट में सरवाइव कर सकें। ठीक है, अब आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में एक बार हम पढ़ लेंगे। बोथ द ऑर्गेनिज्म डिस्कस्ड above have specific features or characteristics that enable them to survive in their habitat. These features are termed as adaptation. यानी कि जो वही मैंने जो अभी आपको बताया कि ये दोनों ही जो आपने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, पहला क्या था कैमल, दूसरा क्या था फिश, इन दोनों की बॉडी ऐसे डिज़ाइन की गई है कि वो अपने अपने अलग अलग तरीके के हैबिटेट में सरवाइव कर पाएँ। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अडैप्टेशन, यानी अनुकूलन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हैबिटेट कितने कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी स्थलीय आवास।
तो जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जो ज़मीन पे रहते हैं ऐसे सभी हैबिटेट जो हैं, आवास हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट थ्राइव ऑन लैंड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. प्लांट और एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रहते हैं और वहीं पे उनका क्या है? वहीं पे फलते फूलते हैं. ठीक है, थ्राइव मतलब फलना फूलना, वहीं पे फलते फूलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं. जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन रीजन्स. ठीक है, अभी आप देखिए, आप फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, ये सारे स्थल पे है ना, कोई पानी में तो पाया नहीं जा रहा है. ठीक है, तो इसीलिए ये सारे हैबिटेट जो हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर आते हैं. अब देखिए दूसरे तरीके का जो हैबिटेट है वो है एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब जो पानी में जो रहते हैं वो ऐसे आवास. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट थ्राइव इन वाटर सेट टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट. जैसे कि रिवर्स एंड लेक्स, मतलब जो प्लांट और एनिमल्स वाटरी बॉडीज़ में रहते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर आते हैं. जैसे रिवर्स, लेक्स, बहुत सारे हैं ना, ये सब एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर आते हैं. अब हम देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से एक एक करके कितने कितने टाइप के हैं उसको हम एक एक करके पढ़ लेंगे. पहले आता है आपका डेजर्ट. द फॉलोइंग adaptation of various organisms are enlisted below. Snakes and rats dig burrows to escape intense heat. As they do not have long legs such as camel, these animals come out only during the night when it is cooler. मतलब जो डेजर्ट है, अब ऐसे यहाँ पे बहुत सारे, कैमल के अलावा और भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि स्नेक्स हो गया, रैट हो गया. तो ये वहाँ पे कैसे रहते हैं? वे यहाँ पे बोरो यानी कि बिल खोद लेते हैं और वहाँ पे वो रहते हैं. इनके पास बहुत ज़्यादा लंबे पैर तो नहीं होते हैं कैमल की तरह, तो ये क्या है, दिन में अंदर घुस जाते हैं, मतलब जो ये सैंड के अंदर जो अपना बोरो बनाते हैं उसके अंदर रहते हैं, और रात में जब थोड़ा सा कूल होती है सैंड, तब ये क्या करते हैं? बाहर आ जाते हैं उसके. ठीक है, और अपना फूड वगैरह तलाशते हैं. सेकंड है, इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन्स एंड लूज लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि लीव्स जो हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लूज़ करती हैं. तो अब यहाँ पे वाटर की कमी है, इसीलिए लीव्स जो हैं स्पाइन्स यानी कांटेदार हो जाती हैं. ठीक है, जिसमें कि उनका एरिया कम हो जाएगा और वो कम वाटर लूज़ करेंगी, यानी कि कम ट्रांसपिरेशन होगा, तो उनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या रहेगा? स्टोर रह पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. द स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट हैव वैक्सी कोटिंग ऑन देम एंड इट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय द स्टेम. मतलब कि जैसे कि आपने पढ़ा, लीव्स जो है स्पाइन्स शेप की होती हैं, इसीलिए ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था. फोटोसिंथेसिस का काम तो लीव्स कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है? स्टेम करेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. देयर रूट्स गो डीप इनटू द सॉइल सो एज टू एब्जॉर्ब वाटर. यहाँ इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या है? सॉइल में बहुत गहरे तक गड़ी होती हैं. ठीक है, बहुत गहराई तक गई होती हैं वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि ऊपर तो कहीं कोई वाटर बॉडी पाई नहीं जा रही है ना. ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत नीचे है, इसीलिए वहाँ वो रूट्स जो हैं बहुत नीचे तक जाती हैं इन सर्च ऑफ वाटर. ठीक है, द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट आर एब्सेंट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि जो लीव्स जो हैं एब्सेंट रहती हैं, स्पाइन्स की शेप की होती हैं, अगर आप समझना चाहें तो. नेक्स्ट देखिए. सम ऑफ द एनिमल्स आर कैमल्स, कंगारूज, रैट्स. कुछ एनिमल्स जो हैं वो हैं कैमल्स, कंगारूज और चूहे भी पाए जाते हैं. ठीक है, अब आप ये देखिए, ये एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कि आप डेजर्ट के कुछ एनिमल्स और पेड़ पौधे देख सकते हैं. देखिए, ये जो पौधे हैं कैक्टस के हैं, इनकी क्या है? लीव्स जो हैं एकदम स्पाइन शेप की. देखिए, फ्लावर में भी जो लीव्स हैं वो भी स्पाइन्स की तरह हैं. डेजर्ट आप देख सकते हैं, एनिमल्स आप देख सकते हैं, ईगल एनिमल्स, स्नेक्स, लेजर्ट वगैरह हैं. ठीक है,
नेक्स्ट आप देखेंगे माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में कैसे कैसे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं वो हम देख लेते हैं। द ट्रीज आर कोन शेप्ड एंड स्लोप लाइक ब्रांचेस, ऑल्सो निडल लाइक लीव्स आर प्रेजेंट सो दैट रेन एंड स्नो स्लाइड ऑफ देम ईजिली। जैसा कि आप जानते हैं कि माउंटेन रीजन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, बारिश होती है या फिर बहुत ज़्यादा अगर ऊपर है तो स्नोफॉल होगा। ठीक है, तो अब अगर स्नोफॉल होगा तो उन पौधों में क्या है, लीव्स में बर्फ़ जो है आके जम जाएगी। फिर वो ट्रांसपिरेशन कैसे करेंगे, है ना, फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, पूरी लीव्स तो उनकी कवर हो जाएगी। तो इसी को बचाने के लिए उनकी लीव्स कैसी होती हैं, ऐसे स्लोपी शेप में बनी होती है। नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखा दूंगी, अभी हम ये पढ़ लें पहले। द एनिमल्स हैव थिक फर विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड। मतलब कि यहाँ के जो एनिमल हैं वो क्या है, जो कोल्ड, वहाँ का वेदर तो कोल्ड होता है ना, एकदम बर्फ़ वगैरह होती है, तो उससे बचने के लिए यहाँ के एनिमल्स के जो फर होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हूफ्स हेल्प माउंटेन गोट्स टू रन ऑन द रॉकी स्लोप्स। जो माउंटेन गोट्स होते हैं या मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं इन माउंटेन रीजन्स, उनके जो हूफ्स होते हैं, ठीक है, जो खुर होते हैं उनके कैसे रहते हैं, एकदम जो रहते हैं स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है, जो कि उनको रॉकी स्लोप्स पे दौड़ने के लिए या चलने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि देखिए पाइन्स, माउंटेन गोट्स, याक्स, शिप्स एटसेट्रा। याक्स हैव लॉन्ग हेयर्स टू कीप देम वार्म। याक के क्या हैं, लॉन्ग हेयर्स होते हैं जो कि उसको गर्म रखने में या ठंडी से बचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देखिए पिक्चर्स दी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं, ऐसे स्लोपी होते हैं। ठीक है, और देखिए सारे फरी होते हैं एनिमल्स और उनके स्ट्रॉन्ग हूफ्स होते हैं। ठीक है, यही हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रास लैंड्स, यानी कि घास के मैदानों में या फिर मैदानी एरिया में जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट, द लाइट ब्राउन कलर ऑफ द लायन helps it to hide in dry grassland, and the presence of long claws helps to capture the prey. जो लायन होता है उसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है या फिर येलोइश टाइप का कलर होता है, वो क्या है, उसको जो सूखे घास होते हैं, घास फूस होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके पीछे छुपने में, ठीक है, हेल्प करते हैं। और उनके क्या होते हैं, क्लॉज, जो उनके जो पंजे होते हैं वो भी लंबे होते हैं शिकार को पकड़ने। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी एनिमल है उसको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ही उसका बॉडी का जो भी है सारे बनावट उसी हिसाब से है, यानी कि वो बहुत ध्यान से सुन सकें। और दोनों साइड में आईज होती हैं सो दैट वो हर डायरेक्शन में अपने डेंजर को देख सकें। सम ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन दीज हैबिटेट आर एलिफेंट्स, जिराफ, लायंस। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कुछ पिक्चर दी हुई है ग्रासलैंड के एनिमल्स की। देखिए बहुत सारे हैं, एलिफेंट है, ठीक है, ऑस्ट्रिच है, राइनो है, जिराफ है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्रासलैंड पे रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। दिस हैबिटेट रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन एंड हैंस इट्स रिच इन एनिमल लाइफ। यानी कि रेन फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ऑल सॉर्ट ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर। यानी कि यहाँ पे मैमल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स भी बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड एंड एनिमल्स हैव टू लर्न टू अडेप्ट टू सर्वाइव। ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, हॉट होता है, ह्यूमिड भी होता है, मतलब कि यहाँ पे जलवायु जो है उसमें नमी भी बहुत होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई है रेन फॉरेस्ट एनिमल्स की। जैगुआर, एनाकोंडा, टाइगर, क्रोकोडाइल, टूकन, ये सारे जो हैं बर्ड्स, और ये ओरेंगुटान, ये सारे एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट देखिए पोलर हैबिटेट। दीज हैबिटेट आर वेरी कोल्ड एंड विंडी। यहाँ का जो हैबिटेट होता है कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। पोलर मतलब एकदम बर्फ़ होगी जहाँ पे, ठीक है,
ऐसे जो हैबिटेट है वो पोलर हैबिटेट। द एनिमल्स आर मोस्टली कार्निवरस एंड दे हैव थिक फर टू सर्वाइव इन कोल्ड। यहाँ के जो एनिमल्स हैं ज़्यादातर कार्निवरस होते हैं, मतलब कि मांसाहारी होते हैं, और वो उनके जो है फर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं ना, क्योंकि उनको कोल्ड में सर्वाइव करना है, ठंडी एकदम ठंडी प्लेस पे। सम ब्लेंड इन आइस एंड सम में हाइबरनेट इन द कोल्डेस्ट मंथ। कुछ तो जो है बर्फ़ में ही रहते हैं और कुछ जो है एकदम छुप जाते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, एकदम ठंड के महीने होते हैं बहुत ज़्यादा तब। एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स आर पोलर बियर, रेनडियर्स, पेंगुइन्स। ये सारे एनिमल्स जो हैं ये पोलर हैबिटेट के सर्वाइवल हैं। देखिए पिक्चर में भी आपको दिया हुआ है पोलर हैबिटेट के कुछ एनिमल्स, इनको आप देख लेंगे और याद कर लेंगे। अब हम आ गए मरीन हैबिटेट, या जिसको हमने पहले शुरुआत में एक्वेटिक हैबिटेट भी मैंने आपको बताया था, उसी को हम मरीन हैबिटेट भी कह रहे हैं। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन कर लें। मरीन हैबिटेट कंप्राइजेस ऑफ ओशन एंड सीज एंड बोथ हैव सॉल्ट वाटर। मरीन हैबिटेट में दोनों ओशन और सीज दोनों आ रहे हैं। दे आर home to a wide variety of creatures like the most part of fish population are found here। मतलब कि बहुत सारी मछलियों के जो पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ जो है पानी में पाई जाती हैं। मरीन creatures are found in estuaries where rivers and oceans meet एंड द वाटर इज़ सॉल्टी। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एस्चुरीज़ का मीनिंग क्या है। एस्चुरीज़ वो जगह होती है जहाँ पे रिवर्स और ओशन मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर क्या है, बहुत ज़्यादा फिशेस या फिर मरीन क्रीचर्स पाए जाते हैं। मरीन एनिमल्स लाइक व्हेल माइग्रेट टू लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू कोप अप विद द टेम्परेचर चेंजेस। यानी कि जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उस कारण से टेम्परेचर चेंजेस आ रहे हैं, तो जो मैमल है व्हेल वो क्या है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है, ताकि अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट कर लेती है। देखिए कुछ आपको एक्वेटिक एनिमल्स या फिर मरीन एनिमल्स की पिक्चर्स भी दी हुई है। क्रोकोडाइल, ऑक्टोपस, वेल, ठीक है, बहुत सारी मछलियाँ ऐसे, ये सारे क्या हैं, सी हॉर्स वगैरह एक्वेटिक एनिमल्स हैं। नेक्स्ट देखिए ओशन में अब कौन कौन से हैबिटेट, किन किन का हैबिटेट होता है ये हम देख लेते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड गिल्स। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर जो जीव जंतु होते हैं उनकी क्या स्ट्रीमलाइन बॉडीज है। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, मैंने वो आपको बताया था, लंबे आकार में पानी में तैरने योग्य जो बॉडी होती है उन्हीं को स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ कहते हैं। और गिल्स होते हैं, यहाँ पर था ना फिश के, यहाँ पे गिल्स था ना, जहाँ से वो सांस लेते थे। ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, so they stay deep in the ocean, but when they moving they make a streamline motion। देखिए ऑक्टोपस आपको पता होगा कैसा होता है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन तो नहीं होती, लंबाई में नहीं होती है, तो इसीलिए ये क्या है, बहुत ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, ये जो है समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। और जब ये मूव करते हैं यानी कि तैरते हैं, ठीक है, पानी में तो तैरेगा ही इंसान, ये कोई भी जीव, तो वो जो है स्ट्रीमलाइन मोशन में ही जो है मूवमेंट करते हैं। व्हेल्स हैव ब्लो होल्स इंस्टेड ऑफ गिल्स, दिस इनेबल्स दैम टू ब्रीथ इजीली व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। जो व्हेल्स हैं इनके पास क्या है, ये गिल्स से रिस्पायर नहीं करते हैं, बल्कि इनके पास ब्लो होल्स या फिर आप एक प्रकार से कह सकते हैं नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जहाँ से वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट में क्या क्या है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा कंप्राइज ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। मतलब कि जो झील हैं, तालाब हैं, ये सारे क्या हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट में आते हैं। 3% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज अकाउंटेड एज फ्रेश वाटर, बट स्टिल अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ आर फाउंड हेयर। मतलब कि पूरे वर्ल्ड का जो 3% वाटर है, सिर्फ वो क्या है, फ्रेश वाटर के अंदर आता है, पर फिर भी यहाँ पे बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ पाए जाते हैं। स्नेल, वर्म्स, मलक्स एट्सेट्रा आर फाउंड इन दिस हैबिटेट, ठीक है।
देखिए आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर दिख रही है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फ्रेश वाटर में क्या क्या कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। देखिए ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटोज, ड्रैगन फ्लाई, लीच, ठीक है, स्नेल, फिशेस, बहुत सारे ऐसे जो हैं जीव जंतु जो हैं फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स। फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्लांट, वाटर प्लांट कैन बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर लाइक हाइड्रिला और फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लाइक वाटर लिली। मतलब कि जो प्लांट हैं वो पूरा जो है सिंक भी रह सकते हैं पानी में या फिर फ्लोट भी कर रहे होते हैं, जैसे कि वाटर लिली, लोटस। रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, जो उनके रूट्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। सिंस देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, स्टेम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर लॉन्ग, hollow and light so that these can bend along with the water। ठीक है, इनके जो स्टेम होते हैं वो लॉन्ग भी होते हैं और हॉलो भी होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो फ्लैक्सिबल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वाटर लिली स्टेम ग्रो अप सरफेस ऑफ वाटर while the leaves and flower float on the surface of the water। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है totally submerged plant have narrow and ribbon-like leaves. These can bend into the flowing water। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि नैरो और रिबन लाइक लीव्स होती हैं और फ्लोइंग वाटर के साथ बेंड कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, stems have air space to enable the plant to float। Floating plants are large and flat। They have waxy upper surface that makes them waterproof। They have stomata on the upper surface which are exposed to air। यानी कि इनका जो स्टोमेटा होता है वो एयर को मतलब एयर के कांटेक्ट में आने के लिए वो जो है ऊपर के भाग में रहता है लीव्स के। ठीक है, और एक देखिए फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग आर अडेप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। They have strong back and legs, webbed feet which allows them to swim in water। मतलब जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, वो क्या है, दोनों जगह रहने के लिए अडेप्टेड रहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने आप को दोनों एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपनी बॉडी को अडेप्ट किया है। कहाँ कहाँ पे, वाटर पे एज वेल एज ऑन लैंड। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे कोस्टल हैबिटेट, मतलब कि जो तट होते हैं, ठीक है, जो किनारे होते हैं वहाँ पर भी कुछ एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, हैबिटेट्स वेयर द लैंड मीट्स सी, बीचेस, स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रीज कॉल्ड मैंग्रोव आर फाउंड इन दिस हैबिटेट। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, उनको हम मैंग्रोव ट्रीज कह रहे हैं। Coastal plant like seaweed attach to rocks firmly so that they are not saved by waves। ठीक है, इनके जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है मजबूती से जुड़े रहते हैं ताकि वो सी वेव्स के द्वारा उनको नुकसान ना पहुँचे। अब ये देखिए मैंग्रोव ट्रीज़ के मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई हुई है। इनके देखिए जो रूट्स हैं वो बाहर की ओर निकले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका देखिए ये वाटर है और जो ये सारी क्या है, ये सारी इनकी रूट्स हैं, ये जो है पानी के ऊपर ही हैं। दोनों साइड में आइज़ होती हैं सो दैट वो हर डायरेक्शन में अपने डेंजर को देख सकें। सम ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन दीज हैबिटेट आर एलिफेंट्स, जिराफ, लैंस। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कुछ पिक्चर दी हुई है ग्रासलैंड के एनिमल्स की। देखिए बहुत सारे हैं, एलिफेंट है, ठीक है, ऑस्ट्रिच है, राइनो है, जिराफ है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्रासलैंड पे रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। दिस हैबिटेट रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन एंड हैंस इट्स रिच इन एनिमल लाइफ। यानी कि रेन फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ऑल सॉर्ट ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर। यानी कि यहाँ पे मैमल्स
तो मैमल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स भी बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड एंड एनिमल्स हैव टू लर्न टू अडेप्ट टू सर्वाइव। ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, हॉट होता है, ह्यूमिड भी होता है, मतलब कि यहाँ पे जलवायु जो है उसमें नमी भी बहुत होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई है रेन फॉरेस्ट एनिमल्स की। जैगुआर, एनाकोंडा, टाइगर, क्रोकोडाइल, टूकन, ये सारे जो हैं बर्ड्स, और ये ओरेंगुटन, ये सारे एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट देखिए पोलर हैबिटेट। दीज हैबिटेट आर वेरी कोल्ड एंड विंडी। यहाँ का जो हैबिटेट होता है कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। पोलर मतलब एकदम बर्फ़ होगी जहाँ पे, ठीक है, ऐसे जो हैबिटेट है वो पोलर हैबिटेट। द एनिमल्स आर मोस्टली कार्निवरस एंड दे हैव थिक फर टू सर्वाइव इन कोल्ड। यहाँ के जो एनिमल्स हैं ज़्यादातर कार्निवरस होते हैं, मतलब कि मांसाहारी होते हैं, और वो उनके जो हैं फर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं ना, क्योंकि उनको कोल्ड में सर्वाइव करना है, ठंडी एकदम ठंडी प्लेस पे। सम ब्लेंड इन आइस एंड सम में हाइबरनेट इन द कोल्डेस्ट मंथ। कुछ तो जो है बर्फ़ में ही रहते हैं और कुछ जो है एकदम छुप जाते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, एकदम ठंड के महीने होते हैं बहुत ज़्यादा तब। एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स आर पोलर बियर, रेनडियर्स, पेंगुइन्स। ये सारे एनिमल्स जो हैं ये पोलर हैबिटेट के सर्वाइवल हैं। देखिए पिक्चर में भी आपको दिया हुआ है पोलर हैबिटेट के कुछ एनिमल्स, इनको आप देख लेंगे और याद कर लेंगे। अब हम आ गए मरीन हैबिटेट, या जिसको हमने पहले शुरुआत में एक्वेटिक हैबिटेट भी मैंने आपको बताया था, उसी को हम मरीन हैबिटेट भी कह रहे हैं। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन कर लें। मरीन हैबिटेट कंप्राइजेस ऑफ ओशन एंड सीज एंड बोथ हैव सॉल्ट वाटर। मरीन हैबिटेट में दोनों ओशन और सीज दोनों आ रहे हैं। दे आर home to a wide variety of creatures like the most part of fish population are found here। मतलब कि बहुत सारी मछलियों के जो पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ जो है पानी में पाई जाती हैं। मरीन creatures are found in estuaries where rivers and oceans meet एंड द वाटर इज़ सॉल्टी। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एस्चुरीज़ का मीनिंग क्या है। एस्चुरीज़ वो जगह होती है जहाँ पे रिवर्स और ओशन मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर क्या है, बहुत ज़्यादा फिशेस या फिर मरीन क्रीचर्स पाए जाते हैं। मरीन एनिमल्स लाइक व्हेल माइग्रेट टू लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू कोप अप विद द टेम्परेचर चेंजेस। यानी कि जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उस कारण से टेम्परेचर चेंजेस आ रहे हैं, तो जो मैमल है व्हेल, वो क्या है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है, ताकि अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट कर लेती है। देखिए कुछ आपको एक्वेटिक एनिमल्स या फिर मरीन एनिमल्स की पिक्चर्स भी दी हुई है। क्रोकोडाइल, ऑक्टोपस, वेल, ठीक है, बहुत सारी मछलियाँ ऐसे, ये सारे क्या हैं, सी हॉर्स वगैरह एक्वेटिक एनिमल्स हैं। नेक्स्ट देखिए ओशन में आप कौन कौन से हैबिटेट, किन किन का हैबिटेट होता है ये हम देख लेते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ एंड गिल्स। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर जो जीव जंतु होते हैं उनकी क्या स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ है। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, मैंने वो आपको बताया था, लंबे आकार में पानी में तैरने योग्य जो बॉडी होती है उन्हीं को स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ कहते हैं। और गिल्स होते हैं, यहाँ पर था ना फिश के, यहाँ पे गिल्स था ना, जहाँ से वो सांस लेते थे। ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़, so they stay deep in the ocean, but when they moving they make a streamline motion। देखिए ऑक्टोपस आपको पता होगा कैसा होता है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन तो नहीं होती, लंबाई में नहीं होती है, तो इसीलिए ये क्या है, बहुत ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, ये जो है समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। और जब ये मूव करते हैं यानी कि तैरते हैं, ठीक है, पानी में तो तैरेगा ही इंसान, ये कोई भी जीव, तो वो जो है स्ट्रीमलाइन मोशन में ही जो है मूवमेंट करते हैं। व्हेल्स हैव ब्लो होल्स इंस्टेड ऑफ गिल्स, दिस इनेबल्स दैम टू ब्रीथ इजीली व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। जो व्हेल्स हैं इनके पास क्या है, ये गिल्स से
रिस्पायर नहीं करते हैं, बल्कि इनके पास ब्लो होल्स या फिर आप एक प्रकार से कह सकते हैं नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जहाँ से वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट में क्या क्या है? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा कंप्राइज ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। मतलब कि जो झील हैं, तालाब हैं, ये सारे क्या हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट में आते हैं। 3% of world's water is accounted as fresh water, but still a wide variety of species are found here। मतलब कि पूरे वर्ल्ड का जो 3% वाटर है, सिर्फ वो क्या है? फ्रेश वाटर के अंदर आता है, पर फिर भी यहाँ पे बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ पाए जाते हैं। स्नेल, वर्म्स, मलक्स एट्सेट्रा आर फाउंड इन दिस हैबिटेट। ठीक है, देखिए आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फ्रेश वाटर में क्या क्या कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। देखिए ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटोज, ड्रैगन फ्लाई, लीच, ठीक है, स्नेल, फिशेस, बहुत सारे ऐसे जो हैं जीव जंतु जो हैं फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स। फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्लांट। वाटर प्लांट कैन बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर लाइक हाइड्रिला और फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लाइक वाटर लिली। मतलब कि जो प्लांट हैं वो पूरा जो है सिंक भी रह सकते हैं पानी में, या फिर फ्लोट भी कर रहे होते हैं, जैसे कि वाटर लिली, लोटस। रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। जो उनके रूट्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। सिंस देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, स्टेम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर लॉन्ग, hollow and light so that these can bend along with the water। ठीक है, इनके जो स्टेम होते हैं वो लॉन्ग भी होते हैं और हॉलो भी होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो फ्लैक्सिबल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वाटर लिली स्टेम ग्रो अप सरफेस ऑफ वाटर while the leaves and flower float on the surface of the water। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है totally submerged plant have narrow and ribbon-like leaves. These can bend into the flowing water। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि नैरो और रिबन लाइक लीव्स होती हैं और फ्लोइंग वाटर के साथ बेंड कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, stems have air space to enable the plant to float. Floating plants are large and flat. They have waxy upper surface that makes them waterproof. They have stomata on the upper surface which are exposed to air। यानी कि इनका जो स्टोमेटा होता है वो एयर को मतलब एयर के कांटेक्ट में आने के लिए वो जो है ऊपर के भाग में रहता है लीव्स के। ठीक है, और एक देखिए फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग आर अडेप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। They have strong back and legs, webbed feet, which allows them to swim in water। मतलब जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, वो क्या है, दोनों जगह रहने के लिए अडेप्टेड रहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने आप को दोनों एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपनी बॉडी को अडेप्ट किया है। कहाँ कहाँ पे? वाटर पे एज वेल एज ऑन लैंड। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे कोस्टल हैबिटेट। मतलब कि जो तट होते हैं, ठीक है, जो किनारे होते हैं, वहाँ पर भी कुछ एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, हैबिटेट्स वेयर द लैंड मीट्स सी, बीचेस, स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रीज कॉल्ड मैंग्रोव आर फाउंड इन दिस हैबिटेट। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, उनको हम मैंग्रोव ट्रीज कह रहे हैं। Coastal plant like seaweed attach to rocks firmly so that they are not saved by waves। ठीक है, इनके जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है मजबूती से जुड़े रहते हैं ताकि वो सी वेव्स के द्वारा उनको नुकसान ना पहुँचे। अब ये देखिए मैंग्रोव ट्रीज़ के मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई हुई है। इनके देखिए जो रूट्स हैं वो बाहर की ओर निकले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका देखिए ये वाटर है और जो ये सारी क्या है, ये सारी इनकी रूट्स हैं।
ये जो है पानी के ऊपर ही हैं, ठीक है। मतलब कि छोटे समय के लिए अपनी बॉडी में ऑर्गेनिज्म जो चेंजेस ले आते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एक्लाइमेटाइजेशन कह रहे हैं। जैसे कि द चेंजेस which takes place in the body when we travel from plains to mountains, the adjustment which body makes is called acclimatization। मतलब कि जो भी, जैसे कि हम अगर प्लेन से माउंटेन एरियाज में जा रहे हैं तो जो हमारी बॉडी में जो थोड़े समय के लिए जो चेंजेस आएंगे उनको हम ये एक्लाइमेटाइजेशन कहेंगे, ठीक है, यानी कि अपने आप को अनुकूल बनाना। आइए अब कुछ हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, Camel is adapted to desert condition. Consider the following statement regarding this adaptation। यानी कि कैमल के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन है, उसको आपको ध्यान से ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। Its legs are long which keep its body away from heat of the sand। उनके जो लेग्स हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो हीट से उसकी बॉडी को दूर रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट इज़ वेरी लेस एंड द स्टूल इज़ ड्राई, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ही डजेंट स्वेट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है, तो 1 2 3 यानी कि जो ऑल 3 स्टेटमेंट्स हैं ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, फिश, स्क्विड, ऑक्टोपस, हु अमंग द अबव डज नॉट हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था फिश की जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जबकि आपने पढ़ा कि ऑक्टोपस की नहीं होती है। स्क्विड भी ऑक्टोपस लाइक लुकिंग लाइक जो है एक्वेटिक स्पीशी है, इसकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, यानी कि बस फिश की होती है। विच अमंग द अबव डज नॉट हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो ओनली 2 and 3, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन, विच ऑफ द अबव डज नॉट हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था व्हेल का जो है गिल्स नहीं होते हैं और डॉल्फिन के भी गिल्स नहीं होते हैं, इन दोनों के क्या है, नोस्ट्रिल होते हैं और ये लंग्स से रेस्पायर करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हॉथॉर्न प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। हॉथॉर्न प्लांट होता है वो कौन से पार्ट से फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। ऑप्शन है इन द लीव्स, इन द स्टेम, इन द रूट। फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन देम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इन द स्टेम। ये जो है अपने तने से फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो आपको ये जानकारी प्राप्त हुई। ये देखिए हॉथॉर्न प्लांट की पिक्चर भी आप देख सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।